So welcome back on RNC Nursing online platform. Here we have the community health nursing MCQ session. So let's discuss the MCQs one by one. So बनी रही इस टॉपिक के लास्ट तक क्योंकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट MCQ इस टॉपिक में मिलेंगे. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो आज के इस सेशन का फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ. हाँ जी. So the question is, which of the following is known as the father of public health? Option A is the tuberculosis, B is the cholera, option C is Johansson and D is the Louis Pasteur. हाँ जी. What is the right answer of this MCQ? हाँ जी. सो हमारे पास ऑप्शन ए है जी ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज द टीबी. बी है कोलेरा, सी जोहान्सन एंड डी है लुइस पास्चर. सो द वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस ओवर हियर, दैट इज द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज नॉट किसी ऐसे नहीं कि किसी पर्सन को बोला जाता है. Father of public health is the disease condition. One of the hint I had given to you. So दो ही disease conditions है यहाँ पे. The other one is the Johansson and Louis Pasteur. ये किसी person का name है, ठीक है. तो इसको आप सीधा सा ही क्या है, डायरेक्टली इनको exclude कर दो, ठीक है. इनको निकाल दीजिएगा बाहर, इनको कर दीजिएगा exclude. So we have only two disease conditions जिनसे आपको क्या है सिलेक्ट करना है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ. सो द ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो नोन एज द वाइट डेथ डिसीज. जो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है जिसको बोला जाता है द डिसीज कंडीशन, ये किसी पर्सन का नेम नहीं है. फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोला जाता है, कोलरा को. क्योंकि जब कोलरा पेंडेमिक हुआ था तो देयर वाज दी के यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशंस थी, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को ये क्या है क्रिएट करता है, ठीक है. तो इनके ऊपर एक इमीडिएट एक्शंस लेना क्या है इम्पॉर्टेंट रहता है. सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज दी कोलरा इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, ठीक है. इन्फेक्टेड जो क्या है वाटरबॉर्न डिसीज है, ये इन्फेक्टेड पानी से जो क्या है हमें एक्वायर होती है, ठीक है, कम्युनिकेबल रहती है. फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलरा का अनदर नेम क्या है वो हम फर्दर स्लाइड में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फॉर द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज द कॉलरा इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ. कॉलरा इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ. इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट MCQ? ओके. सो द नेक्स्ट MCQ ऑफ दिस सेशन इज द स्मॉलपॉक्स वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. हाँ जी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन था जो इंट्रोड्यूस किया गया है. हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड बाय. द ऑप्शन ए इज द पॉल एरलिच, ऑप्शन बी इज द रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन सी इज द लुइस पास्चर एंड ऑप्शन डी इज द एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर. हाँ जी, स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इंपॉर्टेंट MCQ है. हाँ जी. सो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्मॉल पॉक्स थी that was introduced by and the vaccine was introduced by the right answer is the option D, Edward Jenner. बाकी सभी की क्या को किस फील्ड में क्या जो क्या थी इम्पोर्टेंस थी बाकी पर्सन्स की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. लाइक पॉल एहरलिच थे जो है ना, लुइस पास्चर ने तो हमें क्या है टर्म वैक्सीनेशन के बारे में बताया था, ठीक है. उसके बाद रॉबर्ट कोच है जो, इनका हम वन बाय वन लिख लेते हैं. सबसे पहले तो लिखिएगा आप एडवर्ड जेनर हैज इंट्रोड्यूस द टर्म स्मॉल पॉक्स. नेक्स्ट वी हैव द पॉल एरलिच. अभी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. पॉल एरलिच ने हमें सबसे पहले द टर्म जो क्या कौन सी कॉइन करी है, कीमोथेरेपी. द टर्म कीमोथेरेपी वाज कॉइन्ड बाय द पॉल एरलिच.
Next we have the Robert Koch. Robert Koch, the disease which is known as the Koch's disease. जिनको क्या, which is the Koch's disease? Koch disease किसको बोल देते हैं हम? ट्यूबरक्लोसिस को. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस is also known as the Koch's disease because that was introduced by the Robert Koch. लुईस पास्चर ने हमें किसके बारे में बताया था? द टर्म वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के बारे में. ठीक है, सो ये क्या है, डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट पर्संस की जो क्या है एक क्या उन्होंने किया है. ठीक है, उसके बाद जो हमारे को क्वेश्चन पूछा गया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, बार बार जो क्या है पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ट्रिपल स्टार एमसीक्यू है. ठीक है जी, we'll move to the next MCQ. Elimination of the following diseases in India is on the anvil accept. हाँ जी, elimination of the following diseases in India is on the anvil accept. सारे diseases जो हम क्या है बोल सकते हैं कि that is near by the या फिर eliminate हो चुकी है, बट एक को छोड़कर, वो कौन सी है वो मुझे आप बताइएगा. हाँ जी, अगर मैं इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करूं, सबसे पहले तो हमारे पास है मलेरिया. सो जो मलेरिया है, चलो जॉज से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं. जॉज से स्टार्ट करते हैं. तो जॉज का जो पॉजिटिव एजेंट रहता है दैट इज द ट्रेपिनोमा pertenue. Treponema pertenue is the causative agent for the jaws. So जो jaws था that was declared कि वो eliminated है in the India in September 2006 में. jaws को eliminate जो declare किया गया है in the September 2006 में. Clear? Next we have the next option. So elimination of the following diseases in India is on the anvil accept. सभी जो क्या है eliminated है एक को छोड़कर. तो jaws जो का क्या था आपके इस क्वेश्चन की इस ऑप्शन से जो क्या है eliminate हो चुका है. वैसे भी क्वेश्चन के ऑप्शन से eliminate हो चुका है और वैसे इंडिया से भी ये क्या है eliminate हो चुका है. Is it clear? नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द लेप्रोसी. अगर मैं लेप्रोसी की बात करूं तो लेप्रोसी जो एलिमिनेशन दैट वाज अचीव्ड इन इंडिया बाय 31st ऑफ द दिसंबर 2005 में. लेप्रोसी की जो एलिमिनेशन थी दैट वाज अचीव्ड इन इंडिया बाय द 31st दिसंबर ऑफ 2005. सो हमारे इस क्वेश्चन से हमारी इस ऑप्शन को भी हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है बिकॉज ये जो डिसीज कंडीशन है दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडिया. इज इट क्लियर? विल मूव टू द ऑप्शन नंबर सी. सो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो यहां पे हमारे पास है ओके सो हम कर रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन इंडिया. ओके सो हमारे ऑप्शन थे मलेरिया से. ठीक है, सो मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो द टोटल केसेस इन इंडिया एनुअली अगर हम बात करें दैट इज अराउंड 1.31 मिलियन. ये है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द मलेरिया इन इंडिया. 1.31 मिलियन केसेस एनुअली पाए जाते हैं मलेरिया के. ठीक है, सो अगर हम बात करें ऑप्शन डी की दैट इज द काला अजार. सो काला अजार जो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं कि वेदर दिस इज एलिमिनेटेड. ये हमारी ऑप्शन का आंसर राइट बन रहा है या नहीं. सो द टोटल केसेस एनुअली जो काला अजार के आ रहे थे एनुअली वर दैट इज अराउंड 30,000 33,000 मतलब इससे प्लस 100 थे. ऑन एन एवरेज यू कैन रिमेंबर दी 33,000 जो एनुअली केस रिपोर्ट किए जाते थे. ठीक है,
लेस देन 1 केस जो क्या था, अगर हम बोलें कि इसका लेस देन 1 केस है पर 10,000 पॉपुलेशन में, देन वी विल गेट के हमारा जो जो टारगेट था दैट इज अचीव्ड, है ना। तो हम एक इसका पहले जो एनुअली केसेस थे काला आजार के, दैट वाज द अराउंड 33,000, बट इसका एक टारगेट ग्लोबली एक टारगेट सेट किया गया है कि हमें एलिमिनेट करना है अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, दैट काला आजार वी हैव टू एलिमिनेट, जो गोल सेट किए गए थे 2010 में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा कि कब हम ये डिक्लेयर करेंगे दैट काला आजार इज ऑन द एलिमिनेशन लेवल, या फिर हम इसका टारगेट अचीव कर रहे हैं टू द एलिमिनेशन। अगर इसके केसेस लेस देन 1 है फ्रॉम द 10,000 पॉपुलेशन, सो दिस टारगेट वाज अचीव्ड इन इंडिया बाय द ईयर 2023। सो 2023 में रिपोर्ट किया गया है, 2023 में जो हमारे केसेस थे दैट वाज लेस देन 1 फ्रॉम द 10,000 पॉपुलेशन। सो इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द एलिमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इन इंडिया इज ऑन द एंड विल एक्सेप्ट। अभी जॉज क्या है, दैट इज वी हैड डिक्लेयर्ड इन कि ये क्या है 2006 में खत्म। उसके बाद लेप्रोसी इन 2005 में, ठीक है। मलेरिया के स्टिल द केसेस इज अराउंड मिलियंस में है, ठीक है। उसके बाद काला आजार का लास्ट केस देयर वाज द मींस लेस देन 1 पर 10,000 population. So the right answer for this MCQ is the option C. So the right answer for this MCQ is the option C. Is it clear? Is it clear? Shall we move to the next MCQ? Okay. So the next MCQ is the quarantine was first applied for. हाँ जी, क्वारंटाइन वॉज फर्स्ट अप्लाइड फॉर। सो अगर मैं बात करूं क्वारंटाइन की, तो सबसे पहले जो हमें एमसीक्यू ने पूछ रखा है कि क्वारंटाइन जो पीरियड था वो किसको सबसे पहले किस डिसीज कंडीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हेयर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइसोलेशन एंड द क्वारंटीन। आइसोलेशन and the quarantine. So could you please tell me in the comment section what is the difference between the isolation and the quarantine? Isolation and quarantine में क्या difference है? Anybody please tell me? हाँ जी, so अगर हम बात करें isolation की, then isolation simple सा फंडा है इसके लिए, isolation and quarantine के लिए। तो इसको मैं एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, आप इजीली इसको याद कर लोगे, ठीक है। आइसोलेशन इज डन फॉर द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन की जो सेपरेशन करते हैं दैट इज द आइसोलेशन। जो हेल्दी पर्सन की आइसोलेशन करते हैं मीन्स सेपरेशन करते हैं दैट इज द क्वारंटीन। इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज बता दूं, डिसीज जिस पर्सन को डिसीज है, ठीक है। क्वारंटीन किसका करते हैं, जो पर्सन नॉर्मल पर्सन जो क्या है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया उसकी क्या करते हैं हम क्वारंटीन। अभी हमें इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे, वो कैसे, आइसोलेशन एंड द क्वारंटीन। फॉर एग्जांपल कोविड आया था, सभी को पता है, छुट्टियां आपने मनाई है प्रॉपरली उसमें, है ना, कॉलेज नहीं गए, ठीक है। तो आइसोलेशन एंड क्वारंटीन में डिफरेंस क्या है, आइसोलेशन इज डन फॉर द infected person and quarantine is done for the normal person। जिस पर्सन को कोविड हो गया था उसको आप करते थे आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट करते थे, उसका किया जाता था ट्रीटमेंट। क्वारंटीन किसका किया जाता था, जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता था। कब तक करते थे, पहले स्टार्टिंग में इसकी जब वेव्स के अकॉर्डिंग हमने इसका क्वारंटाइन पीरियड भी जो क्या है डिफरेंट देखा है आप सभी ने। पहले तो हमें इसकी छुट्टी मिलती थी 15 डेज की, उसके बाद जब इसका
एक पीक लेवल था, कम होना इन्फेक्टिविटी, जब हमने देखा कि इन्फेक्टिविटी लेवल ऑफ इन्फेक्शन जो क्या है कम होने लगा, तो इसका जो क्वारंटीन पीरियड था वो कब कितना कर दिया, 7 डेज। तो लास्ट में तो अभी मुझे लग रहा है 5 डेज भी कर दिया था ना इसका क्वारंटाइन पीरियड। तो क्वारंटाइन पीरियड किया जाता है एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में एक हेल्दी पर्सन आया तो उसको हमने किया क्वारंटाइन। अभी करना कब तक है, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्वारंटाइन पीरियड कब तक रहता है। सो दैट इज टिल द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड तक यू हैव टू सेपरेट दैट पर्सन वेदर उसको अगर तो साइन एंड सिम्टम। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? फ्रॉम द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। अगर मान के चलो सो कोविड का जैसे क्या था 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड था, अगर तो उन 14 डेज में पेशेंट को पर्सन को साइन एंड सिम्टम आते थे तो आप उसको आइसोलेट कर देते थे, अदरवाइज दे कैन डू देयर यूजुअल एक्टिविटीज आफ्टर दैट। आफ्टर दैट इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद एंड वी कैन से द क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट होने के बाद। So you had, I think you had cleared the difference between the isolation and the quarantine period. So हमारा क्वेश्चन जहाँ पे जो है that is the quarantine जो first applied किसके लिए किया गया था? HIV AIDS के लिए। No need for quarantine for this disease condition. Is it clear? So ये तो हमारा सीधा सा ही eliminated option है। Next we have the tuberculosis, next we have the leprosy and next we have the plague. तो इसमें हम क्वारंटाइन जो सबसे पहले इस डिसीज कंडीशन के लिए किया गया था दैट इज दी फॉर द प्लेग्स। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज दी ऑप्शन डी। प्लेग के लिए सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया है क्वारंटाइन पीरियड को। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट एमसीक्यू। WHO डिक्लेयर्ड द स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड इन। कब इरेडिकेट हुआ है? WHO ने डिक्लेयर किया है कि स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड। हाँ जी, ऑप्शन ए इज मई 1978। नेक्स्ट वी हैव द सितंबर 1984। ऑप्शन सी इज द मई 1980। ऑप्शन डी इज जुलाई 1987। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू? हाँ जी, प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो यहाँ पे जो आपने 2-3 चीजें याद करनी है, तो मैं सबसे पहले तो आपको साथ ही साथ ना हम कुछ ऐसी चीजें क्लियर करते जाएंगे क्योंकि कुछ चीजों के आपको अलग से एमसीक्यू नहीं आएंगे बट वी विल क्लियर इट विद द कुछ टर्मिनोलॉजीज जो क्या है हम साथ ही साथ क्लियर करते जाएंगे। सो वी हैव द टर्म इरेडिकेशन। सो देयर इज द टू थिंग्स दैट इज द इरेडिकेशन एंड द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एंड द इरेडिकेशन। हाँ जी, anybody know the difference between the elimination and the eradication? Yes. So elimination means जो disease causing microorganism है, disease causing जो microorganism है वो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में बट उसको यो प्रॉपर एक सिनेरियो चाहिए या एक इन्वायरमेंट चाहिए बिकॉज एज वी नो व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड? सो द एपिडेमियोलॉजिकल अगर हम ट्रायड की बात करें देन वी शुड हैव द डिसीज को अक्कर होने के लिए, डिसीज हैपन होने के लिए क्या क्या चाहिए? एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। इज इट? 3 चीजें चाहिए ना, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएगी? डिसीज की मतलब अक्करेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनटिल और अनलेस ये तीनों ट्रायड नहीं मिलते तो क्या है? डिसीज क्या है? नहीं होगी। ठीक है, बट
अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल है इन्वायरमेंट में तभी जो क्या है डिसीज कंडीशन होगी। तो ये सेम चीज इंप्लीमेंट होती है एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन के ऊपर। अगर तो मैं बात करूं कि कोई डिसीज कंडीशन इरेडिकेटेड है तो होस्ट भी है इन्वायरमेंट भी है, बट यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट, अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स द वायरस इज नॉट अवेलेबल। जो पॉजिटिव एजेंट है वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल ही नहीं रहा, उसके रूट कॉजेज हमने क्या है फिनिश कर दिए, डैमेज कर दिए, खत्म कर दिए, इरेडिकेट कर दिए फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, सो दैट इज द इरेडिकेशन के उसका कोई पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं प्रेजेंट, उसको हम रूट से ही जो क्या है खत्म कर दिया है। बट अगर मैं बात करूं एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन के केस में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट देयर, बट उसको ऐसा कुछ इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। हमने ऐसा सिनेरियो वहां पे डेवलप कर दिया विद द हेल्प ऑफ द इम्यूनाइजेशन, या हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इतना डेवलप कर लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है उस चीज को सेंसिटाइज नहीं कर पा रहा, या उसको क्या है रेजिस्ट हो चुका है। हमने एक हार्ड इम्यूनिटी, फर्दर लेक्चर्स में हम हार्ड इम्यूनिटी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हार्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे कुछ फैक्टर्स के साथ हमने अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि दैट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट कॉज द डिसीज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? सो द डिफरेंस बिटवीन द इरेडिकेशन एंड द एलिमिनेशन इज, एलिमिनेशन के केस में हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स डेवलप करे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अनएबल टू कॉज यू डिसीज, एंड इरेडिकेशन में तो क्या है कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, बिकॉज हमने वहां से रूट कॉज दैट इज द पॉजिटिव एजेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही वहां से जड़ से खत्म कर दिया, फ्रॉम द रूट्स उसको फिनिश कर दिया। Is it clear? So come to the point, WHO declared the smallpox has been eradicated in, तो ये इरेडिकेट हुई है, द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज द मई 1980, मई 1980। ये तो था हमारा राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, so the right answer for this MCQ is the option C, that is the May 1980। बट यहाँ ये बात हो रही है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। आपको क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में WHO ने जो बोला है कि इंडिया से डिक्लेयर है, हम वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड था, इट वाज 1980 में, एंड इंडिया में जो इरेडिकेशन हुई है दैट इज हमने जो वर्ल्ड वाइड ये टारगेट था पहले अचीव कर लिया था, दैट इज इन दी 1977। सो 3 years बिफोर दी जो क्या है वर्ल्ड वाइड ये हमने टारगेट इंडिया ने अचीव कर लिया था। एंड इसका जो लास्ट केस था, लास्ट केस इन इंडिया कब देखा गया है, इन 1975, मई 1975 में इसका लास्ट केस देखा गया है। एंड इंडिया में ये इरेडिकेशन को डिक्लेयर कब किया गया है, 1977 में। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड दिस वाज इन द मई 1980। उसके बाद जो ग्लोबली इरेडिकेटेड टिल द डेट है, उसके बाद एक और चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इरेडिकेशन एंड द एलिमिनेशन। ठीक है जी, इज इट क्लियर? विल मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। सो ऐसे ही हम जो क्या है प्रॉपरली विद डिटेल्स एमसीक्यूज को सारे को ही क्या है क्लियर करेंगे एंड समझेंगे। ठीक है जी, सो बनिए रहिए RNCC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि ऐसे ही हम सारे ही के सारे MCQs डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड इनको प्रॉपरली समझेंगे। विल मूव टू द नेक्स्ट MCQ। हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरोमीटर ऑफ नोन एज द सोशल बैरोमीटर। सोशल वेलफेयर का बैरोमीटर बोल सकते हो। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, किस डिसीज कंडीशन को बोला जाता है बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। सो द ऑप्शन A is tuberculosis, B is the cholera,
C is the leprosy and D is the malaria। हाँ जी, तो जितनी भी डिसीज कंडीशंस है यहाँ पे, इन सभी के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी थोड़ा थोड़ा साथ में देख लेते हैं, एंड साथ ही साथ हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो मलेरिया सोशल बैरोमीटर नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है, बिकॉज किससे हो रहा है ये, एक मॉस्किटो से ये हो रहा है, एंड बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर ऐसा इसको कुछ नहीं बोला जाता। लेप्रोसी इज ऑल्सो कंसिडर एज द, मतलब एक स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है इसको भी जो क्या है, एक स्टिग्मा ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, कोलरा। नेक्स्ट वी हैव द ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, मलेरिया का तो यहाँ पे ऐसा कुछ नेम नहीं है, बट लेप्रोसी को अदर नेम इसको क्या बोला जाता है, हैंसन्स डिसीज, बिकॉज जिस पर्सन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, साइंटिस्ट ने जिसके बारे में इसके बारे में सबसे पहले बताया था, उन्हीं के नेम से ही इसको हैंसन्स डिसीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव द कोलरा। कोलरा इज ऑल्सो नोन एज द विच डिसीज कंडीशन। हाँ जी, कोलरा को और नेम किस नेम से जाना जाता है, दैट इज द ब्लू डेथ डिसीज। Why cholera is known as the blue death disease? Because यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक वाटरबोर्न डिसीज है, प्रॉपरली पेशेंट में जो क्या है, डायरिया बहुत ही ज्यादा, मोर देन 30 stools आर प्रेजेंट इन दी पेशेंट्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ वाटर रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेटेड एंड साइनोज्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। पूरा का पूरा जो पेशेंट अंदर से बोल लीजिएगा कि ड्यू टू द डायरियल कंडीशंस खाली हो जाता है अंदर से, ठीक है। सो द कोलेरा इज आल्सो नोन एज द ब्लू डेथ डिसीज। नेक्स्ट वी हैव द लेप्रोसी को हम बोल देते हैं हैंसन्स डिसीज। लास्ट ऑप्शन वी हैव द ट्यूबरक्लोसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज द सोशल, जो क्या है, बैरोमीटर, या फिर बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर भी बोला जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो नोन एज द कोच डिसीज। इसके अदर नेम्स है कोच डिसीज, बिकॉज रॉबर्ट कोच के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके द्वारा उसके बाद इसको और किस नेम से जाना जाता है, दैट इज द व्हाइट डेथ डिसीज ड्यू टू द कैजिएशंस ऑफ फॉर्मेशंस इन द लंग्स एज वेल एज द पेशेंट्स बॉडी अपीयरेंस, जो क्या है, माल न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉपरली पेशेंट एनीमिक हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या बोल देते हैं, व्हाइट डेथ डिसीज भी इस डिसीज कंडीशन को बोल दिया जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज द टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, व्हिच इज आल्सो नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट वी हैव द ब्लैक डेथ डिसीज। सो ब्लैक डेथ डिसीज, अच्छा, कोलेरा को किस नेम से जाना जाता है, ब्लू डेथ डिसीज से, ट्यूबरक्लोसिस को कोच डिसीज से, नेक्स्ट और किसके नेम से, व्हाइट डेथ डिसीज से, डेंगू को किसके नेम से बुलाते हैं, हाँ जी, दैट इज द ब्रेक बोन फीवर। क्यों, बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन in the bones, we can say the arthralgia is present in the patient। बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ पेन होती है, जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार या फिर ब्रेक बोन फीवर बोल देते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ब्लैक डेथ डिसीज इज आल्सो नोन एज द प्लेग। व्हाई सो, हाँ जी, क्यों, जैसे कोलेरा को हम ब्लू डेथ डिसीज बोलते हैं, क्योंकि उसमें बॉडी साइनोज्ड हो जाती है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा अंदर से पेशेंट खाली हो रहा है। प्लेग को हम बोल देते हैं ब्लैक डेथ डिसीज। द रीजन बिहाइंड पेशेंट्स बॉडी विल गेट नेक्रोटाइजेशन होती है, वहां पे पेशेंट की बॉडी जो ब्लैक अपीयरेंस होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, नेक्रोटाइजिंग सेल्स इज प्रेजेंट देयर, ठीक है।
प्रॉपर गैंग्रीन फॉर्मेशन होने लग जाती है वहां पे. So that's why it is also known as the Black Death disease. The right answer for this MCQ is the Black Death disease. So the plague is also known as the Black Death disease. We'll move to the next MCQ. 3-day disease is, question is the 3-day disease. किस disease condition को 3-day disease बोला जाता है? The first option is the rubella, option B is the rubeola, option C is the roseola, and option D is the German measles. Option D is the German measles. हाँ जी, the right answer for this MCQ is which? एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, रूबेला. यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस का है, आप एक चीज याद रखनी है, रूबेला को हम क्या बोल देते हैं? जर्मन मीजल्स, है ना? ठीक है. एंड मीजल्स को हम क्या बोलते हैं? रूबेओला. रूबेओला. ठीक है जी. सो द 3-day डिसीज इज नोन एज द जर्मन मीजल्स, या फिर आप बोल सकते हो रूबेला को. ठीक है, आपको क्वेश्चन में तो ऐसे सेम ऑप्शन नहीं आने लगा, बट ये जस्ट फॉर आपके किसके लिए है कि आपको कंफ्यूज ना हो. ठीक है, कुछ लोग आप में से आंसर करेंगे रूबेला, कुछ आंसर करेंगे जर्मन मीजल्स, बट द थिंग इज बोथ आर सेम. Rubella is also known as the German measles. Rubeola is also known as the measles. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. अच्छा, इसको 3-day डिसीज, इसमें क्या होता है? रैशेस टिल द 3 days. जो सिम्टम्स है बाय द थर्ड, जो क्या है आफ्टर 3 days ये सबसाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं इसमें. सो इसी डिसीज कंडीशन को इसीलिए जो क्या हम 3-day डिसीज बोलते हैं, बिकॉज आफ्टर 3 days ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स सबसाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं. द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज, यू कैन आइदर रिमेंबर द रूबेला और द जर्मन मीजल्स. इट इज ऑल्सो नोन एज द 3-day डिसीज, एंड ये क्या है, सेम ही है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट एमसीक्यू. ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड कैन बी कंपेयर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज बाय. जो ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में विद द डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो ऑप्शंस है HDI, ऑप्शन बी इज द PQLI, ऑप्शन सी इज द HPI, एंड डी इज द डेलिस, GALY. तो पहले तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि ह्यूमन लिविंग का जो एक स्टैंडर्ड है उसको हम कैसे डिफरेंट कंट्रीज में किसकी हेल्प से हम कंपेयर करते हैं. लाइक आपने इंडिया का अमेरिका से कंपेयर करना है, इंडिया का आपने ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर, तो ये कंपैरिजन जो कि हम किस इंडेक्स के द्वारा करते हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इन सभी की फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए. सबसे पहले है हमारे पास HDI. HDI इज नोन एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट बी ऑप्शन इज द फिजिकल क्वालिटी. लाइफ इंडेक्स. HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. DALY disability adjusted लाइफ ईयर्स. हाँ जी. सो अभी हमने इसकी फुल फॉर्म्स डिस्कस कर ली है.
अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज यू हैव टू आंसर द राइट आंसर फॉर दिस MCQ। तो मैंने आपको फुल फॉर्म्स बता दी है, विच इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ, प्लीज टेल मी फास्ट। सबसे पहले तो हम HDI क्या है, PQLI क्या है, HPI क्या है, DALY क्या है, मैंने इनकी फुल फॉर्म्स बता दी है। साथ ही साथ मैं इनके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में अगर बताऊं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज व्हाट? ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें जो हम ह्यूमन की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन कैसे डेवलप हो रहा है, फर्दर कंट्रीज में जो क्या है एक लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि एक कंट्री जो क्या है डेवलप हो रही है या फिर एक डेवलप हो चुके हैं, जिनको आप डेवलप्ड बोलते हैं। एक आता है अलग से जो डेवलपिंग, जो अभी हो रही है, ठीक है, या फिर नॉट डेवलपिंग, जो हो ही नहीं रही डेवलप। तो ये HDI की हेल्प से हम करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हेल्प से। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आपकी कंट्री में अच्छी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? अगर तो बोले कि ठीक है ना, तो वी विल कंसिडर कि यस दिस कंट्री इज डेवलपिंग, ठीक है। उसके बाद वहां की रियल GDP क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनकम कितनी है वहां की, नॉलेज कितनी है, स्कूलिंग कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है, ये सारी चीजें किसके अंडर आ जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंडर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंडर लॉन्गेविटी, दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, लिटरेसी के अंडर ही आपका नॉलेज आ जाएगा, आपकी स्कूलिंग आ जाएगी, क्लियर। उसके बाद इनकम आ जाएगा आपका। सो दिस इज कवरिंग द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद में अगर PQLI दैट इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करूं, तो लॉन्गेविटी इज दी के लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, दैट इज दी HDI, बट एट 1 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, दैट इज दी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। 1 ईयर पे क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, दैट ऑल आर कमिंग अंडर द फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड कंपोनेंट की, थर्ड कंपोनेंट दैट इज द HPI, HPI। सो HPI इज व्हाट? HPI क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ये दोनों कंट्रीज में, दो कंट्रीज कौन कौन सी, किसकी बात मैं कर रही हूँ, वेदर दे आर डेवलपिंग और डेवलप्ड, ये उनमें क्या है डिफरेंट हो सकता है। वो कैसे डिफरेंट हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो जो कंट्रीज डेवलपिंग है वहां पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्वाइविंग टू द एज 40, नॉट सर्वाइविंग एट एज 40, बट यहाँ पे जो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एट बर्थ ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू द एज 60 डेवलप्ड कंट्रीज में। अडल्ट लिटरेसी रेट होता है यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। लिटरेसी स्किल्स 16 to 65, लैकिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ द लिटरेसी, ठीक है। उसके बाद अंडरवेट, पॉवर्टी के केस में अंडरवेट परसेंटेज कितनी है अंडरवेट की, उसके बाद परसेंटेज ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइंस कितनी है, ठीक है। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो ये कंपेयर करते हैं हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में अंडरवेट, ठीक है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नेक्स्ट वी हैव द बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सारी चीजों को क्या है, दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज आर द इंडिकेटर्स। नेक्स्ट वी हैव द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में
कि पर्सन इज मतलब अपनी लाइफ में विद द लिविंग ईयर्स उसको कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आई है, डिसीज, ये डेलिस जो क्या है बोथ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को जो क्या है रिप्रेजेंट करता है, कि डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट करते हुए उन्होंने लाइफ ईयर्स कैसे हो गया है निकाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है डेलिस के अंडर आता है। तो द ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड्स कैन बी कंपेयर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, जो कैसे किए जाते हैं विद द HDI के साथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, कैसे कोई कंट्री डेवलप हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें किसके द्वारा हम या किस इंडेक्स के द्वारा कंपेयर करते हैं, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ। Is it clear? Next we have the human development index does not include, अभी अभी ही हमने पढ़ा है, अभी अभी just right now we had discussed human development index does not include। मुझे बताइएगा human development index में हमने क्या देखा है, life expectancy at birth, income, literacy, जिसके अंडर हमने नॉलेज भी किया है, GDP। अभी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, यस दिस इज कमिंग अंडर द HDI। नेक्स्ट वी हैव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एट एज 1, इसमें कंफ्यूजन है ना, एट एज 1, ठीक है ये रख लेते हैं। रियल GDP पर कैपिटा ये तो आता है उसमें, है ना, एडल्ट लिटरेसी रेट ये भी आता है उसमें, but the main point where we have put the interrogation, that is the life expectancy at age 1, this is not coming under the HDI, this is coming under the PQLI, that is the physical quality life index, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1 आता है, बट HDI दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी आती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। ठीक है, इज इट क्लियर? विल मूव टू द नेक्स्ट MCQ। सो ये इसका आप प्रॉपरली चार्ट बना लीजिएगा, आपको प्रॉपरली इसके बारे में समझ लग जाएगी। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो क्या है, ये डेप्रीवेशन ऑफ द थिंग्स, डायमेंशंस जो डिप्राइव्ड है हमारी कंट्री में, हमारी ह्यूमैनिटी में, वो ये क्या है इसमें हम डिस्कस करते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट MCQ। expectations of life free of disability is known as, expectations of life free of disability is known as, so अगर मैं बात करूं इसमें हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधा हमारे पास राइट आंसर है सुलिवान इंडेक्स। तो इसके बारे में अगर मैं ज़्यादा आपको डिटेल में बताऊं, व्हाट इज सुलिवान इंडेक्स, इसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया है। सुलिवान इंडेक्स इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी आप लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी पर्सन की एज एक्सपेक्ट कर रहे हो, माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। माइनस duration of disability. So this is the formula to calculate the Sullivan's index. So it is the one of the most advanced जो क्या है हमारे पास इंडिकेटर currently available है। So Sullivan index is the most advanced indicator presently जो अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सुलिवान इंडेक्स के बारे में एक और चीज बताऊं, ये हमारे को बोथ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, नो नो दैट इज द डेलिस। ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड हियर द सुलिवान इंडेक्स। सुलिवान इंडेक्स इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस द ड्यूरेशन ऑफ द डिसेबिलिटी, both are the different things. Daley's and Sullivan's index is both are the different things. How it is different we will discuss. So the question is the expectations of life free of disability, free of, देखो अगर मैं बात करूं
कि किसी पर्सन की आप एज एक्सपेक्ट कर रहे हो 40 इयर्स, ठीक है, वो तो होगी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 इयर्स, माइनस कर दो उसमें से ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल पर्सन हैविंग काइंड ऑफ एनी एक्सीडेंट इज देयर, तो आप उसको 2 इयर्स ड्यू टू द एक्सीडेंट उसने क्या है डिसेबिलिटी रही उसकी, तो वहां पे आप उसको माइनस करोगे 2 से, तो आपका सुलिवान इंडेक्स वहां पे 38 होगा, आपका सुलिवान इंडेक्स वहां पे 38 होगा। बट अगर मैं बात करूं डेलेज की, दैट इज द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स की, दैट विल बी डिफरेंट, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वाले में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द बेस्ट इंडेक्स ऑफ द बर्डन ऑफ द डिसीज, बर्डन ऑफ डिसीज कैसे जो क्या है बेस्ट इंडेक्स किसका है, विच इज द बेस्ट इंडेक्स ऑफ द बर्डन ऑफ डिसीज, बर्डन ऑफ डिसीज को आप किसकी हेल्प से बेस्ट वे में मेजर कर सकते हो। सो द केस फर्टिलिटी रेट, डेलेस, डिपेंडेंसी रेशियो, morbidity ratio. So as I already told you guys, that is the DELIS, disability adjusted life years की हेल्प से आप क्या है बेस्ट इंडेक्स में बर्डन ऑफ डिसीज को मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स डिफाइंड एज द पॉपुलेशंस इफेक्टिवनेस इंटरवेंशंस, ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ, लाइव्स, ये सभी चीजों को ये क्या है एक्सप्लेन करता है, ठीक है, बोथ मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को ये क्या है हमें एक्सप्लेन करता है। सो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में एक मैं चीज बता दूं, फॉर एग्जाम्पल पर्सन इज हैविंग द 40 इयर्स ऑफ द एज, जिसमें इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात नहीं हम करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है बर्डन ऑफ डिसीज को हम मेजर करते हैं, 40 इयर्स ऑफ एज है पर्सन की, उसी के ही साथ पर्सन को क्या है कैंसर डेवलप हो गया है, कैंसर डेवलप हो गया है, अभी अपनी लाइफ के साथ साथ वो इस बर्डन को क्या है साथ साथ एडजस्ट कर रहा है, विच इज नोन एज द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, या फिर इसको आप माइनस भी कर सकते हो अगर कैंसर जो क्या है उसका सबसाइड या फिर क्योर हो गया है, तो उसको हम ये कैसे कंसिडर करेंगे कि विद दिस एज ग्रुप उसने इतने इयर्स में एडजस्ट अपनी लाइफ के इयर्स को क्या है एक एडजस्ट किया है विद द डिसेबिलिटी, ठीक है। सो मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, दैट इज द बेस्ट इंडेक्स फॉर द बर्डन ऑफ द डिसीज, किसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं, दैट इज द डेलिस की हेल्प से, विच इज व्हाट, दैट इज द disability adjusted life years. Clear? Now we are moving to the next MCQ. PQLI includes all of the following except, so physical quality life index में मैंने आपको life expectancy at the age of 1, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था, उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद हमने इसमें स्कूलिंग या फिर बोल दीजिएगा क्या डिस्कस किया है लिटरेसी, ठीक है। सो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है बिल्कुल, लिटरेसी आती है बिल्कुल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1 बिल्कुल, दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ द PQLI एक्सेप्ट व्हाट, दैट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये इसका इंडिकेटर नहीं है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में हम मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिकेटर को नहीं अज्यूम करते। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? विल मूव टू द नेक्स्ट MCQ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हाँ जी, द फर्स्ट ऑप्शन इज द लिटरेसी रेट, ऑप्शन बी इज द फैमिली साइज, ऑप्शन सी इज द हाउसिंग एंड ऑप्शन डी इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट, फैमिली साइज, हाउसिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अभी अभी ही हमने पढ़ा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किस में आता है, मैंने आपको क्लियर कट एक हिंट दे दिया है, उसके बाद इसको हम कैसे याद करेंगे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसको हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, निमोनिक आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दैट इज द
ही फ्लैग्ड की हेल्प से आप क्या है, सारे के सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को याद कर लोगे। ठीक है, तो सो विच आर दी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज दी, चलो सबसे पहले आप सोशियो इकोनॉमिक है, ही से सो हाउसिंग, ठीक है, ही से हाउसिंग, उसके बाद एफ से ऐसे याद करना, पहले ही से हाउसिंग, उसके बाद एफ से फैमिली साइज, नेक्स्ट वी हैव दी एल दैट इज दी लिटरेसी रेट, नेक्स्ट फोर्थ वन इज दी ए दैट इज दी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा, नेक्स्ट फिफ्थ वन वी हैव दी जी, सो दैट इज दी जीएनपी पर कैपिटा जीएनपी, नेक्स्ट वी हैव दी नेक्स्ट जी सिक्स्थ ग्रोथ रेट, सेवंथ इज दी लेवल ऑफ, यहाँ पे ई है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट याद रखना है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं यहाँ पे घुसाना। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं इंक्लूड कर देना, गलती से भी गलती नहीं करनी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, the indicator is level of unemployment. I am repeating it again and again because कल को यहाँ पे ऑप्शन में आपको लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है। आप सोचोगे यार ये तो था, है ना, ये तो वहां पे हमने डिस्कस किया है निमोनिक में। सो द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंसी रेशियो, सो दीज ऑल आर दी इंडिकेटर्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सो अभी लिटरेसी ही फ्लैग्ड में, हाँ जी, हाउसिंग तो नहीं है, ठीक है, सॉरी हाउसिंग है, यहाँ पे हाउसिंग है, उसके बाद एफ फैमिली साइज भी पढ़ा है, लिटरेसी भी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट ए से क्या किया है हमने, हाँ जी, ए से अवेलेबिलिटी ऑफ पर कैपिटा, ये हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जी से जीएनपी, एक से ग्रोथ रेट, ये भी नहीं पढ़ा, ई से अनएम्प्लॉयमेंट, डी से डिपेंडेंसी, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हमने यहाँ पे नहीं देखा। ठीक है, सो दिस इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, सो दिस इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। इज इट क्लियर? So with the help of mnemonic we had cleared all the indicators as well as the right answer for this MCQs. ठीक है, so he flagged, he housing, flag, family size, literacy rate, availability per capita, ठीक है जी, उसके बाद पर कैपिटा GNP, ग्रोथ रेट, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिपेंडेंसी रेशियो। जहां पे आप लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टार डाल लीजिएगा एंड क्वेश्चन डाल लीजिएगा, सो दैट यू विल ड्यूरिंग द क्विक रिवीजन यू विल remember these all the lines. I am repeating it again and again. Now we have the next MCQ. Which of the following is the measure of the burden of disease in defined populations, effectiveness of interventions? Which of the following is the measure of burden of disease in a defined population and effectiveness of intervention? So question को समझिएगा कि कौन सा ऐसा मेजर है जिसकी हेल्प से आप बर्डन ऑफ डिसीज को एक डिफाइंड पॉपुलेशन में मेजर कर सकते हो एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस को आप मेजर कर सकते हो। पार्क्स इंडेक्स, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, बेड डिसेबिलिटी डेज, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन का आपने राइट आंसर बताना है, बट यहाँ पे नहीं, कहाँ बताना है आपने, कमेंट सेक्शन में। सो आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रॉम द नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम क्या है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे एंड नेक्स्ट जो सेशन का हमारा स्टार्टिंग होगी इसी एमसीक्यू के साथ ही होगी। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद दिस एमसीक्यू। Thank you for watching the video, and if you understood the session and you got and acquire the knowledge, please don't forget to subscribe our channel, like, comment and share the videos. Thank you.